नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिला आरक्षण बिल क्या एक बार फिर फंस गया है? यहाँ सदन में जो कुछ हुआ उसको देखकर साफ है कि महिला आरक्षण बिल एक बार फिर फंस गया है। तो फिर ये सरकार इसे लाई क्यों थी? बहुत सारे सवाल हैं कि महिला आरक्षण बिल का जो मुख्य प्रारूप था वो तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पारित करा लिया गया था। फिर एकाएक कैसे ज़रूरत पड़ गई, जो कि विपक्ष प्रश्न उठा रहा है कि इसे दोबारा लाया जाए। इसके बहाने परिसीमन के जरिए सीटें बढ़ाने की बात थी। फिर और तमाम सारे कोटे के भीतर के कोटे के मुद्दे कि ओबीसी महिलाओं के का क्या होगा, दलित महिलाओं के आरक्षण का क्या होगा। और इस बार तो अखिलेश यादव ने एक नई बहस छेड़ दी कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण इसमें क्यों नहीं है। यानी महिला आरक्षण के नैरेटिव में एक नया पॉइंट शामिल हो गया। अगर आप देख लें तो लगभग 30 साल हो चुके हैं। शायद 1997 में पहली बार विधायिका में महिला आरक्षण की बहस की शुरू हुई थी और उसके बाद वो किसी न किसी ऐसे तकनीकी पेच पर, किसी न किसी बात पर घिरती रही है। एक वक्त था जब इसे लाया गया था और कांग्रेस इसकी प्रबल समर्थक हुआ करती थी। कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस इसका पुरजोर समर्थन करते थे और भारतीय जनता पार्टी भी इसका पुरजोर समर्थन करती थी। समाजवादी राजनीति करने वाली पिछड़ी पार्टियां इसका विरोध करती थीं, जैसे राजद, समाजवादी पार्टी, शरद यादव इसका विरोध करते थे। इस बार फिर ये सदन में बिल आया, लेकिन इससे पहले जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था तब इसे जब पास हुआ तब एक बार ऐसा लगा कि विरोध करने वाली जो राजनीति, महिला आरक्षण का जो विरोध करने वाली राजनीति थी, उस पर शायद एक ड्रिफ्ट सा आया है। कुछ राजनीति बदली है, कुछ लोग बदले हैं, राजनीति के मुहावरे बदले हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आराम से दोनों सदनों में पारित करा लिया गया। लेकिन इस बार फिर जब उसे फिर सरकार संशोधन के साथ लाई, उस वक्त सरकार ने कहा था कि इसे अगली जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा और उसके बाद सीटों की संख्या जैसे तैसे बटेगी, बढ़ेगी, घटेगी क्या, बढ़ेगी ही, उसे बढ़ाकर उसमें महिला आरक्षण को 33% लागू किया जाएगा। इस पर मोटे मोटे तौर पर सहमति बन गई थी। लेकिन फिर ये बिल इस बार आया। सरकार जनगणना चूंकि अभी चल रही है, सरकार ने कहा कि नहीं, अब चूंकि इसे अभी की जनगणना से लागू कर देते हैं। फिर ये विवाद शुरू हो गया और विवाद इस बार इतना गर्म हो गया कि पिछली बार जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था तब उसमें दलित महिलाओं के आरक्षण और ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के प्रश्न जो कि उतनी प्रमुखता से नहीं उठाए गए थे, बल्कि ये मान लिया गया था कि वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत आएंगी ही, क्योंकि पिछड़ों के लिए राजनीतिक आरक्षण तो वैसे भी संविधान में नहीं है। लेकिन क्या इस बार महिला आरक्षण बिल लाया गया और उसने फिर नए सिरे से उस बहस को जिंदा कर दिया गया। आप समाजवादी पार्टी के सांसदों के भाषण सुनिए, उसमें फिर से बात की गई है कि इसमें पिछड़ी महिलाओं का आरक्षण कहाँ है। प्रधानमंत्री ने जरूर ये कहा कि मैं खुद अति पिछड़ा समाज से आता हूँ और महिलाओं के हित की बात की और उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों का ख्याल रखता हूं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी का क्या, फिर कांग्रेस के सांसदों के भी अगर आप बयान सुनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुनिए, तो वो ये कहते हैं कि इसमें दलित और पिछड़ी महिलाओं का आरक्षण कहाँ है। पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जो बिल पारित कराया गया था उसमें भी नहीं था। और उस वक्त भाषणों के बाद कम से कम वोटिंग के स्तर पर एक सहमति बन गई थी और बिल पास हो गया था। लेकिन इस बार ये मुद्दा इतना गरमाया कि वो पूरे भाषण में वो बात घूमकर जाति जनगणना पर, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने इसको प्रमुखता से कहा कि चूंकि इस बार जनगणना हो रही है, जाति जनगणना होनी है और सरकार जाति जनगणना के अनुरूप सीटों का परिसीमन ना हो, ये ना पता चले जाति जनगणना कैसी है, यानी जाति जनगणना से जो रिजल्ट आए हैं उससे बचने के लिए ऐसा करना चाहती है। अमित शाह जी ने साफ किया कि सरकार जाति जनगणना का आदेश पहले दे ही चुकी है, लेकिन फिर भी जाति जनगणना का प्रश्न एक बार समाजवादी पार्टी ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया कि ये और कुछ नहीं है, महिला आरक्षण बिल के विधायक बढ़ाने के बहाने सरकार उन इलाकों में अपनी सीटों की संख्या बनाना चाहती है, ऐसे तरीके से परिसीमन करना चाहती है जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो और इससे जाति जनगणना के आने वाले असली रिजल्ट, असली परिणामों को रोक लिया जाए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि 292 सांसद लोकसभा में एनडीए के पास थे और 2/3 बहुमत, चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक बिल था, उसके लिए चाहिए थे, जो संख्या करीब 361-62 का बैठती है, यानी कि सदन में जितने सदस्य मौजूद हो उसके 2/3 लोग उस प्रस्ताव का समर्थन करें। तो ऐसे में ये बिल धीरे धीरे सरकार को भी एहसास हो गया था, या फिर सरकार उसे सिर्फ लाई ही इसलिए थी कि इसका विरोध किया जाएगा और ये गिरेगा। और अभी बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव कराए जा रहे हैं, तो उन चुनाव में जाकर ये कहा जाएगा कि हम महिलाओं के हितों के लिए, महिलाओं को विधायिका में प्रतिनिधित्व के लिए ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, पहले से भी करते रहे थे। लेकिन विपक्ष ने उसका विरोध किया और विपक्ष ने संसद में ही अपने
तरीके दिखाई दिए कि उन्होंने ये कहा कि ये बिल तो इसलिए लाया जा रहा है कि परिसीमन को इस तरीके से कर लिया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी का कुछ फ़ायदा हो, सत्तारूढ़ दलों का कुछ फ़ायदा हो। जाहिर है राजनीति दोनों तरफ थी, लेकिन महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर एक समय ऐसा लग रहा था 2023 में कि अब ये सहमति बन गई है, और अगर उस वक्त की बात करें तो ये लग रहा था कि 2029 के चुनाव से पहले यानी 2027 में जब जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद नए परिसीमन में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। सीटें जितनी भी घटेंगी बढ़ेंगी उनमें से 33% महिलाएं विधायिका में आएंगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में और पूरी राजनीति ने एक बार महिला आरक्षण बिल को फिर से फंसा ही दिया है लगभग। तो इससे हुआ क्या, 97 से चलने वाली ये बहस अब तक पहुंची कहां पर है। बस आप ये कह सकते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पर होने वाली चर्चा की भाषा में थोड़ी नरमी जरूर आ गई है। एक समय शरद यादव जैसे नेताओं ने, मुलायम सिंह ने, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने जिस तरह से इसका विरोध किया था, कहा गया था कि ये तो केवल नौकरशाहों की बीवियों के लिए आ रहा है, सांसदों की बीवियों के लिए आ रहा है, परकटी महिलाएं संसद में भर जाएंगी, जन्यून महिला को हक नहीं मिलेगा। उस तरह की आक्रामक भाषा तो नहीं इस्तेमाल हुई, लेकिन घूम फिर कर मुद्दा फिर वही आ गया है। यानी नतीजा वही ढाक के तीन पात है, और ना तो सरकार की तरफ से बहुत गंभीर कोशिश लगी और ना ही विपक्ष की तरफ से ये बहुत गंभीर कोशिश लगी कि महिला आरक्षण बिल की जो व्याधियां हैं, राजनीतिक व्याधियां हैं, और हर दल उसके हिसाब से अपनी राजनीति करेगा, लेकिन उसको उन व्याधियों को दूर करने के लिए ना तो विपक्ष ने कोई प्रयास किया, ना तो सरकार ने ही सर्वदलीय सहमति बनाने का प्रयास किया। और अगर जब तक सर्वदलीय सहमति नहीं बनती है और बिल पास नहीं होगा, उसके क्लॉजेज से, उसके प्रारूपों से सभी को सहमति नहीं होगी और सदन में कैसे पास होगा, इसे बिना सोचे समझे लाने का आखिर मकसद क्या था। और इसका विरोध करना था अगर सर इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष को, तो फिर 2023 में भी इसका भी ऐसा ही विरोध क्यों नहीं किया गया। वो सिर्फ एक बात का ये आधार ले सकते हैं कि तब ये कहा गया था कि 2029 में तब लागू किया जाएगा जब नई जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे। ये दोनों तकनीकी बातें हैं और राजनीतिक दल इनका सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक को भारतीय राजनीति के तकनीकी पेचों में फिर फंसा दिया गया है। देखते हैं कब ये इससे उबरती है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।